हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने चारों काल अच्छे से कर लिए हैं। अब हम करेंगे रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं उनको करेंगे। हर एक काल के प्रमुख कवि करेंगे, चाहे आदि काल के हैं उनकी रचनाएं भी करेंगे, भक्ति काल के कवि हैं उनकी रचनाएं भी करेंगे, और आदि काल रीति काल के कवि हैं उनकी रचनाएं भी करेंगे, और आधुनिक काल के भी करेंगे। ठीक है, हम सभी पार्ट को अच्छे से करेंगे। तो आज मैं करवा रही हूँ, मैंने अभी अभी रीति काल कंप्लीट करवाया, तो रीति काल के कवि हैं वो कवि और उनकी रचनाएं अच्छे से करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आप एस्टेट दो, आरपीएससी दो, DSSS दो, इनसे क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का क्या माना है? प्रवर्तक माना है। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक माना है, शुक्ल जी ने चिंतामणि को। ठीक है, तो चिंतामणि रीति काल के अंधकाल को समाप्त करके काव्यधारा को व्यवस्थित करने वाले कवि हैं। ठीक है, चिंतामणि कौन सा? रीति काल के अंधकाल को समाप्त कर काव्यधारा को व्यवस्थित करने वाले कवि हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर रस विलास दी है, तो इसकी जो रचनाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं है कि यही रचना इंपॉर्टेंट, इसकी सभी रचनाएं आपने करनी है। ठीक है, रस विलास, तो एक यहाँ पर देखिए रस विलास रचना है ना, वो देव की भी है। ठीक है, रस विलास रचना है वो देव की है। देव की मोस्टली रचनाओं में आपको विलास शब्द मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो रस विलास, यहाँ पर आप डिफरेंस समझिए, रस विलास चिंतामणि त्रिपाठी की भी है और रस विलास देव की भी है। तो आप कैसे करोगे एग्जाम के अंदर? या तो आपको चिंतामणि मिलेगा या देव मिलेगा। ठीक है, तो जो सिमिलर रचनाएं हैं हम इनको भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो सिमिलर हैं। छाया कहानी भी है, कहानी संग्रह भी है, जैसे जयशंकर प्रसाद का है। तो ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जिसको हम सिमिलर रचनाएं उनको अच्छे से आपको समझा दूंगी मैं। ठीक है, तो रस विलास रसों का विवेचन किया गया है। मैं इनके विषय को आप याद रखो। ठीक है, एग्जाम के अंदर कई बार विषय पूछ लिया जाता है, तो आपको विषय याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, रचनाओं का विषय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कवि कल्पतरु, ये इसकी काव्य शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है जो काव्यांग अंगों के आधार पर इसको लिखा गया था। ठीक है, तो काव्य विवेक, काव्य प्रकाश। ठीक है, प्रकाश किसके आधार पर है? मम्मट के आधार पर लिखी गया ग्रंथ है। ठीक है, मम्मट के आधार पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? काव्य प्रकाश लिखा गया। काव्य विवेक, काव्य सिद्धांतों का विवेचन किया है। काव्य विवेक में क्या किया है? जो काव्य के सिद्धांत होते हैं उनका विवेचन किया गया है। पिंगल कौन सी रचना है? छंद शास्त्र। ठीक है, चिंतामणि की जो पिंगल रचना है वो किसका विषय क्या है? छंद शास्त्र है। रामायण क्या है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो आपकी सभी रचनाएं मैंने आपको यहाँ पर करवा दी और सभी रचनाएं आपने करनी है। ठीक है, तो मैंने दो रचनाएं तो देखो इनकी ऐसे कर ली थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सभी जानते हैं कि काव्य कल्पतरु जो चिंतामणि की महत्वपूर्ण रचना है, काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो दो मैंने ऐसे की थी। ठीक है, मैं आपको हर वो पॉइंट बताती हूँ जिस तरीके से मैंने किया था। ठीक है, मैंने जो इसको ऐसे याद किया था, काव्य पर प्रकाश किसने डाला? काव्य पर विवेक। ठीक है, काव्य पर प्रकाश किसने डाला? तो चिंतामणि ने डाला। ठीक है, तो चिंतामणि की रचना है। काव्य का विवेक किसने किया? तो चिंतामणि ने किया। दो रचनाएं तो मैंने इस तरीके से की थी, काव्य प्रकाश और काव्य विवेक। काव्य का विवेक किसने किया और काव्य पर प्रकाश किसने डाला? तो चिंतामणि ने डाला। ठीक है, रस विलास सिमिलर है देव के जैसे। ठीक है, जो ऑप्शन में एक मिलेगा तो टिक कर देना। ठीक है, आप आगे चलते हैं। जो सिमिलर रचनाएं मैं आपको जरूर बताऊंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर छोटे छोटे फैक्ट हमारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है सोमनाथ। ठीक है, और चिंतामणि है वो रीति सिद्ध कवि है, ये भी याद रखना है अपनों। जो सोमनाथ है इनकी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं लेके आई हुई। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप तीन करिए, मैं तो यही कहूंगी जब इतना कर रहे हैं तो दो को मत छोड़िए। ठीक है, सभी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, रस पीयूष निधि। ठीक है, रस पीयूष निधि इसकी क्या है? रस विवेचन का वृद्ध ग्रंथ है। ठीक है, रस के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, रस पीयूष निधि, तो रस नाम के अंदर ही है तो आप समझ जाओगे। यदि आपसे कभी विषय पूछ लिया जाए तो इसका विषय क्या है? रस पीयूष निधि। ठीक है, श्रृंगार विलास। ठीक है, अब यहाँ पर भी विलास शब्द आया, और विलास जो रचनाएं हैं देव की रचनाओं में शब्द मिलता है। ठीक है, ये मत समझ लेना कि जहां पर भी विलास मिले वो देव की रचनाएं हैं, नहीं। ठीक है, तो श्रृंगार विलास से कोई देव की रचना ही है, श्रृंगार विलास से सिर्फ सोमनाथ की रचना है। ठीक है, रस हो गया, श्रृंगार हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला देखिए, सुजान विलास। सुजान विलास, तो सुजान सागर नाम से किसकी रचना है? अभी अभी हमने जो लास्ट क्लास उसमें किया था, तो ये किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, और एग्जाम के अंदर क्या होते हैं हमारी जो
जो हमारी रचनाएं हैं थोड़े थोड़े पॉइंट से गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो सुजान सागर रचना है घनानंद की, ठीक है। तो क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी प्रेमिका थी सुजान वेश्या थी जो, वो उसके नाम पर लिखी गई रचना है, ठीक है। और यहाँ पर सुजान विलास है, ठीक है। थोड़े थोड़े पॉइंट है, मैं आपको साथ के साथ क्लियर करते जाऊंगी और आप भी याद कर लिया करो, ठीक है। तो सुजान विलास आए तो सोमनाथ की, ठीक है। और यदि सुजान सागर आए तो घनानंद की, ठीक है। तो लीलावती भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित सोमनाथ की रचना है। माधव विनोद प्रेमाख्यान काव्य है, ठीक है। तो सभी रचनाएं आपको अच्छे से याद करनी है, चाहे रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, सुजान विलास, लीलावती, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे है भूषण। भूषण बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है और वीर रस के क्या है, वीर और ओज रस के प्रधान कवि हैं, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं, जो भूषण की जो सभी रचनाएं हैं वो क्या है, वीर रस पर आधारित रचनाएं हैं, ठीक है। तो किस पर हैं, वीर रस के प्रमुख कवि माना गया है इनको, यदि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, वीर और ओज के कवि हैं, ठीक है। तो ये जो उस समय के रीतिबद्ध कवि थे या रीति सिद्ध कवि थे, वो किसी न किसी के आश्रयदाता में अपनी रचनाएं लिखते थे, ठीक है। अपने आश्रयदाता को प्रशंसा करने के लिए रचनाएं लिखते थे। तो भूषण ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं जो अपने आश्रयदाता हैं, चाहे शिवराज भूषण है, शिवानी है, छत्रसाल दशक है, इसके सभी क्या है, आश्रयदाता हैं, ठीक है। तो उनकी प्रमुख प्रवृत्ति में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि जो रीतिकाल के कवि थे उनकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या थी, किसी भी दरबार में अपने राजा के आश्रयदाता में रहते थे और उनके प्रसन्न करने के लिए वो रचनाएं लिखते थे, ठीक है। तो ये इनके आश्रय भूषण क्या थे, शिवराज भूषण और शिवा और छत्रसाल के क्या थे, आश्रित कवि थे, ठीक है। तो उन्होंने इनके काव्य, इनका जो वीर रस के आधार पर जो इनकी मतलब इन्होंने इनकी आधार पर इनकी क्या किया, समझ गए होंगे, आपकी रचना की है, ठीक है। तो शिवराज भूषण की है शिवाजी का जीवन और अलंकारों के आधार पर रचना किया शिवराज भूषण, ठीक है। शिवा भिवानी शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। छत्रसाल दशक महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। सभी रचनाएं इसकी स्टार लगा लो, कोई ना कोई एग्जाम आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो इसकी रचनाओं से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। आगे है घनानंद, ठीक है। ये रीति मुक्त काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। रीति मुक्त काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगी, आप अच्छे से मैं इसको समझा चुकी हूँ। रीति सिद्ध क्या होते हैं, रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं और रीति मुक्त कवि क्या होते हैं, तो तीनों की डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि एग्जाम के अंदर यहीं से आएगा, पर आपको हिंदी साहित्य के जो आप एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, यदि आपने हिंदी साहित्य लिया है तो आपको पता होना चाहिए आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल की जो 3 धाराएं हैं, तो 3 धाराओं को रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध क्यों कहा जाता है, ये पॉइंट तो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे आपको हिंदी साहित्य समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्त काव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तब तक आपकी समझ बेस्ट नहीं होगी। इसलिए आप वो क्लास देखिए जो वहाँ पर मैंने प्रबंध मुक्त काव्य की क्लास ली हुई है, उसके बाद आपकी सारे आधे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो रीति मुक्त कवि क्या होते थे, जो रीति होती है, जो मार्ग होता है, उसकी बंदी बंधाई परिपाटी थी, उनके आधार पर लक्षण ग्रंथ के आधार पर इन्होंने कोई रचना नहीं की, इन्होंने स्वच्छंद रचनाएं की थी, ठीक है। रीति से मुक्त थे ये, ठीक है। तो इनको इसलिए रीति मुक्त कवि कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी जो रीतिकाल के कवि हैं कौन कौन है आपको याद होना चाहिए। घनानंद है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तो इनका घनानंद है, बोधा है, ठीक है। ये भी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। 4 ही प्रसिद्ध कवि हैं इसके, घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम, ठीक है। और ये आलम, ठीक है। 4 हैं, इन चारों को कभी मत भूलना, ये चारों रीति मुक्त के हैं। कई बार आपको जैसे आगे नेक्स्ट चंडीगढ़ का एग्जाम होगा तो आपको क्या करेंगे, वो आपको ऑप्शन के अंदर रीति मुक्त का भी पूछ लेंगे। यदि आपको चारों पता होगा ये रीति मुक्त हैं तो आप रीति सिद्ध को अच्छे से ढूंढ सकते हैं, रीति बद्ध कवि को अच्छे से ढूंढ सकते हैं। ये चारों के नाम आपको अपने पॉइंट अच्छे से पॉइंट के ऊपर याद होने चाहिए, ठीक है। रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, सबसे ज्यादा मैंने आपको करवाया था रीति सिद्ध फेमस तो है बिहारी, ठीक है, बिहारी लाल। और बिहारी लाल की मैंने आपको सभी टीकाएं किसने कौन सी टीकाएं लिखी हैं वो भी मैंने अच्छे से करवा दिया। बिहारी के बारे में एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो अब यहाँ पर आ गई सुजान सागर, ठीक है। ये है सुजान सागर,
ठीक है। तो ये किसकी रचना है? घनानंद की। क्यों? उसकी जो प्रेमिका थी सुजान, उसके नाम पर लिखी थी। जो एक बार मैंने आपको लास्ट क्लास बीच में बंद हो गई थी, तो आपको बताया था जो घनानंद है, एक जो मोहम्मद शाह रंगीला उसके दरबार में मुंशी थे, और इनको कुछ लोग जो दरबार में इनको लोग कहते हैं कि आप कविता, आप ये बहुत अच्छी कविताएं गाते हैं, तो आप इनको गा के सुनाइए। तो ये जो घनानंद है ये सुनाने से मना कर देते हैं। तो जो महाराज होते हैं मोहम्मद शाह, तो वो इनको बोलते हैं कि आप कविताएं सुनाओ, पर ये मना कर देते हैं। पर वहाँ पर दरबारी कहते हैं कि यदि इनको सुजान कहेगी तो ये कविता जरूर सुना देंगे, और सुजान के कहने पर घनानंद कविता सुनाने लगते हैं। पर ये क्या करते हैं, जो महाराज मोहम्मद शाह रंगीला है उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं और सुजान की तरफ मुंह कर लेते हैं। इस बात से जो महाराज है, जो मोहम्मद शाह है, वो क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और इनको राज्य से निकाल देता है। और जब घनानंद राज्य से निकलते हैं तो वो सुजान नाम की जो वेश्या थी, इनकी प्रेम प्रेयसी थी, इसको बोलते हैं कि तुम भी साथ में चलो, पर इनकी प्रेयसी सुजान साथ चलने से मना कर देती है। और साथ ना जाने के कारण क्या है, ये उसके साथ क्या हो जाता है, इनका विरह हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो विरह के आधार पर इन्होंने सभी रचनाएं की हैं जो विरह के आधार पर की हैं, ठीक है। तो उनकी जो प्रेम की पीड़ थी उसके आधार पर रचनाएं की हैं, ठीक है। तो आपको इनकी रचनाओं से अच्छे से समझ जाओगे। सुजान सागर, यदि आपसे सुजान विलास पूछ ले तो ठीक है, अभी अभी मैं आपको बता पाई हूँ सुजान विलास किसकी रचना थी, सोमनाथ की रचना थी, ठीक है। तो सुजान सागर, ये आपने डिफरेंस अच्छे से याद रखना, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको लोश ना हो एग्जाम के अंदर। सुजान सागर पूछ लिया जाए तो घनानंद की, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, जो घनानंद था इसके अंदर प्रेम का सागर था, किसके लिए था, सुजान नाम की वेश्या के लिए था। तो ऐसे याद कर लेना। विरह लीला, ठीक है। तो विरह लीला नाम से भी दो रचनाएं हैं, जब आगे आएगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। विरह लीला, वियोग का मार्मिक वर्ण, वियोग क्यों हुआ था, जब ये इसकी प्रेमिका से दूर हो गए थे, तो विरह के आधार पर जो रचना की वो कौन सी है, विरह लीला। कोकसार, प्रेम और रीति के सिद्धांत हैं इसके अंदर, रस केली वल्ली, ठीक है। कवित स्वेय संग्रह, ठीक है। कवित स्वेय संग्रह में बार बार कहती हूँ, आप इनका जो विषय है वो उस पर बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि विषय से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हम रचनाएं करके चल जाते हैं पर क्वेश्चन विषय से पूछ लिए जाते हैं। जो और कवि है, ठीक है, यहाँ पर आलम के बारे में दिए हैं, इनको क्या है, आलम कली और जाति, आलम कली, तो ये क्या थे, जाति से ब्राह्मण थे, और एक रंगरेजन नाम की मुस्लिम, मतलब मुस्लिम स्त्री से प्रेम के कारण ये क्या बन गए थे, मुस्लिम बन गए थे। इनकी रचनाएं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारी है, और इसकी जो, सॉरी मैं आपको यहाँ बता दूं, इसकी जो एक रचना है इश्क लता भी है, ठीक है, इश्क लता, ठीक है। और एक रचना है इश्क लता, और एक थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी, एक इश्क लता थी, ओ इश्क नामा याद आ गई। तो इश्क नामा, ठीक है। ये दोनों रचनाएं रीति मुक्त कवियों की है, पर आप यहाँ पर डिफरेंस समझिए। जो इश्क लता है वो घनानंद की रचना है, ठीक है। जो इश्क लता है घनानंद की क्या है, रचना है, आप याद रखियो। जो इश्क की लता किस पे चढ़ी थी, घनानंद के ऊपर चढ़ी थी। और जो इश्क नामा है वो किसकी रचना है, वो बोधा की रचना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इश्क नामा किसकी है, बोधा की, और इश्क लता किसकी रचना है, घनानंद की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, यहाँ पर इश्क लता के बारे में लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो मतीराम रीतिबद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, और इसकी जो फेमस रचना से दो ऐसी रचनाएं हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वृत्त कौमुदी से पूछा जाता है, और वृत्त जो कौमुदी है इसका तो विषय भी पूछा जाता है, ठीक है। ललित ललाम ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और रसराज, इन तीनों रचनाओं से आप एग्जाम उठाओ प्रीवियस, और देखो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अलंकार पंचिका से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये तीन मोस्ट रिपीटेड रचनाएं हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ये रचनाएं आपको याद रखनी है, कैसे भी रखो मतीराम की रचनाएं को, ठीक है। तो मतीराम की जो रचना है, पहली रचना कौन सी है, रस फूल मंजरी, ठीक है। जो फूल मंजरी है, 60 दोहे में किसी एक एक फूल का वर्णन किया गया है, दोहे में किसी एक एक फूल का वर्णन किया है, फूल से समझ ले जाना, फूल मंजरी। रस राज, श्रृंगार रस का निरूपण, रस तो समझ ही गए होंगे, तो वियोग और श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस होता है हमारा, तो रस से समझ जाना, श्रृंगार निरूपण को रिलेट कर लेना। ललित ललाम बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली रचना, मतीराम के ललित ललाम का विषय पूछा जाता है अलंकार निरूपण। प्लीज आप विषय को मत बोलना, मैं बार बार क्लास में इसलिए बोलती हूँ ताकि आप मत भूलो, ठीक है।
तो ललित ललाम का विषय अलंकार निरूपण याद रखना, चाहे आप कहीं भी लिख कर ले लो तो पूछा जाता है। ये मत कहना कि मैडम एचटेट में नहीं पूछा गया। आप कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम दीजिए, कोई भी आगे एचटेट की स्क्रीनिंग दीजिए, एचसीएससी की स्क्रीनिंग दीजिए, तो पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये, ठीक है। ललित में क्या है, अलंकार, और रस में क्या है, श्रृंगार रस का निरूपण, ठीक है। इसकी मतीराम की सतसई भी है, बिहारी सतसई का क्या किया था, अनुकरण किया था। अलंकार 85 का ये भी महत्वपूर्ण रचना है, अलंकार निरूपण किया गया है। किस किस में किया गया, ललित ललाम और अलंकार पंचसी का। इसका विषय नहीं पूछा जाता क्योंकि इसके पहले अलंकार है। वृत्त कौमुदी बार बार पूछा जाने वाली रचनाएं है। वृत्त कौमुदी क्या है, छंदों का निरूपण। वृत्त में क्या है, छंदों का निरूपण, और ललित ललाम में क्या है, अलंकार निरूपण, ठीक है। साहित्य सार नायिका वेद निरूपण। साहित्य सार क्या है, नायिका वेद निरूपण, लक्षण श्रृंगार, ठीक है। तो इसकी सभी रचनाएं हो जानी चाहिए। जसवंत सिंह की मोस्ट रिपीटेड रचना आप सभी जानते हैं, भाषा भूषण है, ठीक है। इसमें क्या है, 202 दोहे में अलंकार का निरूपण किया गया। 202 दोहों में 202 दोहे यहाँ पर नहीं पूछे जाते, सिर्फ विषय पूछ लिया जाता है कि जसवंत सिंह भूषण की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें अलंकारों का निरूपण किया गया है, भाषा भूषण, ठीक है। आप स्टार लगा लो, चंडीगढ़ के पीजीटी में आया हुआ एग्जाम है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अलंकार निरूपण क्या है, भाषा भूषण पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। और इसको भाषा भूषण देके ऑप्शन में भूषण कवि दे दिया जाता है। एग्जाम वो क्या करते हैं, जिसको मतलब समझ कम होती है वो क्या करते हैं, भूषण करके आ जाते हैं, भाषा भूषण जसवंत, ठीक है। आप कभी भी एग्जाम दोगे ना, देख लेना, मेरा एक एक बताया हुआ क्वेश्चन आपको याद आएगा, ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है, क्या है ये, प्रमोद चंद्रोदय। किस इसका जो विषय क्या है, संस्कृत नाटक प्रमोद चंद्रोदय का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। जो प्रमोद चंद्रोदय है किसने किया है, जसवंत ने किया है। संस्कृत नाटक प्रमोद चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पदानुवाद किया गया, ब्रज भाषा में पदानुवाद किया गया, ठीक है। अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, ठीक है। सिद्धांत बोध, सिद्धांत सागर, ठीक है। ये वेदांत विषय का निरूपण है। मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी 2 ही रचनाएं हैं, पर ये आप कर लो, ठीक है, तो आपके लिए ही अच्छा है। कुलपति मिश्र से पूछे जाने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट रचना तो इनकी रस रहस्य है, और इसका विषय है, ठीक है। मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, छायानुवाद किया गया है। रस रहस्य आपको अच्छे से याद रखने हैं। रस का रहस्य किसने बताया था, कुलपति मिश्र ने बताया था, ठीक है। द्रोण पर्व किसने मनाया, कुलपति मिश्र ने मनाया। ऐसे कोरिलेट करना। द्रोण पर्व देखो अलग सी रचना है, रीतिकाल के अंदर अभी तक द्रोण पर्व ऐसी कोई रचना नहीं आई है, ना ही रिपीटेड है, तो कुलपति मिश्र आप इसका याद रखना। द्रोण पर्व रस रहस्य किसकी रचनाएं हैं, कुलपति मिश्र की है। नखशिख रचना इसकी अच्छी, बहुत अच्छी रचना है, ठीक है। और ये तीनों रचनाएं इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, ठीक है। पर मैंने जितने भी एग्जाम में देखी है तो ये द्रोण पर्व और रस रहस्य देखी है, और रस रहस्य 70% पूछी जाने वाली रचना है, ठीक है। सबसे ज्यादा डोमिनेटेड है ये। उसके बाद है हमारा हिंदी साहित्य के देव कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देव की रचना हर एग्जाम में पूछी जाने वाली रचना है, पद्माकर की, भिखारी दास की, ठीक है। अब हम देव कवि की रचनाएं करते हैं। देव की रचनाएं बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं, तो देव की रचनाओं में आप विलास शब्द को पकड़ लीजिए, ठीक है। और मैं आपको सुजान विलास पहले भी बता चुकी हूँ, पर इसकी सुजान नाम से रचना है, पर उस पर विलास नहीं लगा हुआ, आप ध्यान से सुन लीजिए। तो विलास शब्द पकड़ ले। देव है क्या है, समझ लीजिए कि विलासी लड़का है थोड़ा, ठीक है। तो देव है, ये सिर्फ ट्रिक समझ लीजिए। देव नाम का लड़का है वो थोड़ा विलासी किस्म का है, तो उसके भाव भी कैसे हैं, विलास, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसकी रचनाएं कैसे की थी, विलास शब्द की करके फिर एक नोटबुक पे लिख ली थी, ठीक है। तो बार बार वो मुझको दिखती रही तो मेरे को सारी रचनाएं याद हो गई। तो देव की रचनाओं में विलास आपको कोडवर्ड ले लेना है। इसके भाव भी विलासी थे, भवानी विलास, ठीक है। और आगे चलते हैं, भवानी विलास हो गया। जाति का विलास, जाति से भी विलासी था ये, ठीक है। और भवानी विलास, और क्या है इसका भाव विलास, के भाव भी क्या थे, विलासी थे। इसका रस था जो, वो भी विलास का ही था, ठीक है। जो रस होते हैं तो समझ लेना वो भी क्या था, ये विलासी था, ठीक है। आगे इसकी और भी रचनाएं हैं। भवानी विलास हो गया, भाव विलास हो गया, जाति विलास हो गया, रस विलास हो गया। और यदि मैंने आपको याद स्टार्टिंग में बताया था, चिंतामणि की रचना भी थी, सबसे पहली ही रचना थी, वीडियो पीछे करके देख लेना। रस विलास रचना किसकी थी, चिंतामणि की रचना थी, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया कि आप देख लिया करो कि सिमिलर रचनाएं कौन सी हैं, ठीक है। या तो ऑप्शन में देव मिलेगा फिर आपको, या फिर चिंतामणि मिलेगा। रस विलास किसके, राजा मोतीराम को समर्पित रचना है, ठीक है। और जाति विलास रचना का विषय क्या, विभिन्न जातियां प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, जाति विलास में। तो और इसके बाद इसकी एक और रचना है जो विलास नाम से है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर आ गया सुजान
विनोद। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है, जहाँ पर सुजान विनोद, ठीक है, सुजान विनोद आएगा, ये किसकी रचना है? ये देव की रचना है। और जहाँ पर आ जाए सुजान विलास, ठीक है, सुजान विलास ये किसकी रचना है? हम करके आए हैं, वो किसकी रचना थी? वो सोमनाथ की रचना थी। ठीक है, वो किसकी रचना थी? सोमनाथ की रचना थी। ठीक है, सुजान विलास पूछ लिया जाए तो सोमनाथ की, सुजान विनाद पूछ लिया जाए तो देव की, और यदि सुजान सागर पूछ लिया जाए, सुजान सागर, ठीक है, सुजान सागर पूछ लिया जाए तो सुजान सागर किसकी थी? घनानंद की रचना थी। ठीक है, घनानंद की रचना थी। ठीक है, मुझसे आज समय लग गया थोड़ा समझाने में, पर आप तीनों रचनाओं को देखो कितनी सिमिलर हैं कंफ्यूज करने के लिए। फिर हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर पूछते हैं कि याद नहीं रहते। यदि आप सुजान विलास देखो तो सोमनाथ क्या करता था? विलास करता था सुजान से। ठीक है, यदि आप सुजान विनोद देखो, ठीक है, विनोद का अर्थ होता है खुशी होता है, हर्ष होता है। ठीक है, सुजान के साथ खुशी से कौन रहता था? देव रहता था। ऐसे कोरिलेट कर लेना, और मैं अभी अभी बना रही हूँ। ठीक है, मेरे टाइम पे तो मैंने ऐसे याद भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो अभी पढ़ाते पढ़ाते जो याद आ जाता है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सुजान, सुजान के साथ विलास कौन करता था? सोमनाथ। और सुजान के साथ हर्ष खुशी खुशी कौन रहता था? देव रहता था। और सुजान के प्रेम के सागर में कौन डूबा हुआ था? घनानंद डूबे हुए थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप दोबारा से सुन लेना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, प्रेम की तरंग में कौन रहता था? ठीक है, देव रहते थे। प्रेम की तरंग में कौन रहता था? देव रहते थे। देव नाम का लड़का माइंड के अंदर रखो, उससे स्टोरी क्रिएट करो। मेरी स्टोरी नहीं अच्छी लगे तो खुद से क्रिएट करो। ठीक है, दो रचनाएं मैंने इसकी कैसे की थी? देव शतक, देव माया प्रपंच। देव तो इसका कवि का नाम ही है, तो देव शतक भी इनकी रचना मिलेगी। देव की माया है वो भी इनकी मिलेगी। और जो देव शतक का अध्यात्मक संबंधी ग्रंथ है, और जो देव माया प्रपंच है वो संस्कृत नाटक प्रमोद चंद्रोदय का पदानुवाद है। ठीक है, यदि सुख प्रेम की तरंग इनके अंदर थी, जो अभी अभी हम देखो लास्ट में करके आए हैं, प्रेम की तरंग किस में थी? देव में थी। आपको याद रखना, प्रेम की तरंग किस में थी? देव में थी। और देव सुख सागर तरंग, दो तरंग नाम से रचनाएं हैं इनकी, पकड़ लो। सुख के सागर में कौन रहता था? प्रेम रहता था। ठीक है, विलासी था ना, सुख के सागर में रहता था। ठीक है, रस का विलास मैंने आपको करवा दिया, दोनों की मिलेगी, वो भी मैंने आपको लास्ट बता दिया। जाति विलास, स्त्रियों, अलग अलग प्रदेश की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रेम चंद्रिका देव की है। ठीक है, क्योंकि ये विलासी था, प्रेम भी करता था, रस में भी रहता था, जातियों का विलास भी करता था, भाव विलास भी था, भवानी विलास भी था। सुजान विनोद भी इनकी रचना है। ठीक है, सुजान के साथ विनोद खुशी से रहता था। ठीक है, प्रेम की तरंग थी इनके अंदर, दो इसके नाम से मैंने आपको रचनाएं करा दी। उसके बाद कुशल विलास, ये भी विलास नाम से, जो कुशलता पूर्वक रहता था, विलासी था फिर भी कुशलता पूर्वक रहता था। ठीक है, राग रत्नाकर कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देव चरित्र, ठीक है, देव देव से तीन रचनाएं हैं, देव चरित्र, देव माया प्रपंच और देव शतक। ठीक है, तीन रचनाएं देव से हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, तीन रचनाएं देव से हैं। कृष्ण के जीवन से संबंध पर प्रबंध काव्य है ये, प्रबंध काव्य में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर बताऊंगी तो टाइम लग जाएगा, वो क्लास है आप देख लेना, वहां से आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुशल विलास, ठीक है, प्रेम चंद्रिका अगोत सिंह को समर्पित है। भवानी विलास भवानी दत्त वेश्या को समर्पित है। ठीक है, तो विलासी नाम का लड़का था ना देव, ठीक है, भवानी नाम की वेश्या के साथ रहता था, रस विलास करता था, जाति विलास करता था, भाव विलास करता था, कुशलता पूर्वक विलास करता था। अष्टयाम इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, आठों पैरों का नायक नायिका के बीच विलास का वर्णन किया गया, थोड़ा विलासी टाइप था, तो आप यहाँ पर मेरे कहने का भाव अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ देव की रचना को आप नहीं भूलोगे और ना ही सिमिलर रचनाओं को आप भूलोगे। ठीक है, नाम कोश, अब यहाँ पर आ जाइए, मैं पहले लेखक के बारे में बता दूं, भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो आपको रीतिबद्ध, रीतिशीत, रीति मुक्त सभी काव्यधाराओं के बारे में पता होना चाहिए। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें, जो कमियां हैं वो भी बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले भिखारी दास के बारे में आपको बता दूं, जो भिखारी दास हैं वो आपको सभी को पता होना चाहिए, रीति सिद्ध कवि और रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, फिर उनके बारे में पता भी होना चाहिए रीति सिद्ध कवि की क्या विशेषताएं होती है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों की क्या विशेषताएं हैं, और रीति सिद्ध कवि काव्यधारा के कवियों की क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रवर्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इस वीडियो के बाद रीति सिद्ध काव्यधारा को अच्छे से रिवीजन करना, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो नाम कोश रचना किसकी है? कोश ग्रंथ है ये। ठीक है, इसका विषय क्या है? कोश ग्रंथ है, नाम कोश कोश ग्रंथ। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली यदि आपको रचना बता दूं तो रिपीटेड रचना वो है इसकी काव्य निर्णय,
और काव्य श्रृंगार निर्णय और छंदावर्ण पिंगल, ठीक है। और रस, ये 3 रचनाएं इसकी सबसे ज़्यादा। शतरंज सत्तिका, ठीक है। अब शतरंज 85 का किसकी रचना है, मैंने अभी अभी आपको कराया, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब आपको डिफरेंस देखो, एक बार में हम, इसलिए हमें रचनाएं याद नहीं होती क्योंकि हम माइंड से सोचते नहीं हैं। मैं आपके टाइम से गुजर के जा चुकी हूँ। देखो अब मैं सोचूं अमर शतरंज सत्तिका, और अब मैंने लास्ट शतरंज 85 का भी रचना करवाई है। यहाँ पर सत्तिका है और वो 85 का है, ठीक है। अब देखो शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन, अब मैं आपको यदि जाऊँ तो शतरंज 85 का भी मैंने आपको करवाई है, तो उस रचना से ऐसे कोरिलेट कर लिया करो, फिर आपकी गलत नहीं होगी। हमें, मैं ये देखो अलंकार 85 का है, वो शतरंज 85 का नहीं, सॉरी, वो ये अलंकार 85 का है, और वो क्या है, शतरंज सत्तिका, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस है। ये अलंकार निरूपण है, और इसके कवि कौन है यदि अलंकार 85 का के पूछ लिया जाए तो मतीराम है। अलंकार के 50 वर्ण किसने किए, तो अलंकार निरूपण कोरिलेट के लिए है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर कर ले, अभी मैंने आपको कौन सी करवाई थी, मैं करवाई थी यहाँ पर शतरंज सत्तिका, ठीक है। शतरंज सत्तिका किसके, शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और मैंने आपको यदि एक सिमिलर रचना यहाँ पर भी मिल गई, काव्य निर्णय, काव्य का विवेक किसने किया था, काव्य पर प्रकाश किसने डाला था, तो चिंतामणि ने डाला था, ठीक है। और काव्य का निर्णय किसने लिया था, भी काव्य को कैसे लिखना है, कैसे करना है, और काव्य के भेद क्या होंगे, उपभेद क्या होंगे, तो आप ऐसे याद कर लेना किसने बताया था, तो हमें भिखारी दास ने बताया था। काव्य का निर्णय किसने लिया था, भिखारी दास ने। और काव्य विवेक मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, चिंतामणि ने लिया था। काव्य का विवेक कौन लेगा, चिंतामणि। और काव्य का प्रकाश कौन डालेगा, और मम्मट के आधार पर लिखी गई रचनाएं, काव्य पर प्रकाश कौन डालेगा, दोनों रचनाएं चिंतामणि की हैं, और मैंने कोरिलेट करके आपको बताया था और समझाया था, ठीक है। तो काव्य का निर्णय कौन लेगा, भिखारी दास लेगा। और काव्य के भेद उपभेदों का वर्णन किया गया, छंदावर्ण पिंगल, छंदों का विस्तृत वर्णन किया गया, रस सारांश, रस के उपभेद और भेदों का वर्णन किया गया है, ठीक है। रस सारांश, रस का सारा अंश बता देना, सारांश बता देना, किसने बताया, भिखारी दास ने बताया, ठीक है। शतरंज सत्तिका में बता दिया आपको, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जो बार बार रिपीटेड है, रस सारांश, नाम को, छंदावर्ण पिंगल, छंदों के आधार पर, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी कौन कौन सी, जयपुर नरेश परमाकर ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी थी, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी, पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, तो इनसे ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिम्मत बहादुर वृद्धावली किसकी रचना है, ठीक है, पद्माकर की रचना है। तो पद्माकर भट्ट की रचनाएं 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का सूर्य का वर्णन किया गया है। और सूर्य का वर्णन क्यों किया गया, क्योंकि ये उस समय के कवि आश्रयदाता थे, और अपने जो आश्रयदाता राजा है उसकी समय काव्य रचनाएं करते थे। पद्मावर्ण इनके खुद के नाम से ही अलंकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया जगत विनोद, ठीक है। सुजान विनोद हमने की है, वो किसकी रचना है, देव की रचना में। यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही ताकि आप बोलो ना, इसलिए बता रही हूँ। यदि आपसे सुजान विनोद पूछ लिया जाए तो देव की, और यदि जगत विनोद पूछ लिया जाए तो पद्माकर की, ठीक है। तो 731 छंदों में नव रसों का विवेचन किया गया। जगत विनोद आपने याद रखनी है, और एग्जाम के अंदर पूछी गई रचना है, ठीक है। प्रमोद 50 भक्ति निरूपण, गंगा लहरी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी गई जाने वाली रचना है। संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद अनुवाद किया है, ठीक है, पदों में अनुवाद किया है, ठीक है, काव्य रचना की है इन्होंने गंगा लहरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना प्रताप सिंह वृद्धावली, प्रताप के सूर्य का वर्णन किया गया। गंगा लहर, यदि आपको कहूँ तो गंगा लहरी, प्रमाद प्रमोसा और जगत विनोद, और एक है इनकी बहादुर वृद्धावली और बदमारण। ये रचनाएं आप कर दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। थैंक यू।